जय हिंद साथियों। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। कक्षा 12 के 10वें अध्याय के दूसरे भाग में आपका स्वागत है, जिसका नाम है विद्रोह और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। इस पार्ट में हम दूसरे पार्ट में मुख्य रूप से अवध के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र अवध रहा है। तो लाइन वाइज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। धैर्य के साथ इसको नोट करते रहें और वीडियो की गति को कम ज़्यादा करके आप अपने हिसाब से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आपसे अपील रहेगी कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। अवध में विद्रोह। ये गिलास फल, जिसको चेरी कहते हैं, एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी एग्ज़ाम में आ सकती है। तो ये किसने कहा, किस संदर्भ में कहा, तो ये छोटा बड़ा किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप ध्यान से नोट करें। 1851 में गवर्नर जो जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उसने अवध की रियासत के बारे में ये शब्द कहे थे कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। अब इसका मतलब क्या है? 1851 में जो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अवध की रियासत के बारे में ऐसा कहा था कि एक दिन अवध जो है हमारे साम्राज्य में स्वतः ही मिल जाएगा। यानी कि गिलास फल जो है वो चेरी को कहा गया है। जो चेरी फल होता है उसको गिलास फल कहा गया है। तो एक दिन जैसे फल पक कर स्वतः पेड़ से गिर जाता है, तो उसी प्रकार अंग्रेज़ यहाँ डलहौजी कह रहा है कि हमने अवध में ऐसा ताना बाना जाल बुन दिया है कि यह हमारे बिना किसी युद्ध के, बिना किसी मार काट के, बिना कुछ एक्स्ट्रा पे किए, खर्च किए, ये स्वतः अपने आप ही एक दिन हमारे साम्राज्य में शामिल हो जाएगा। तो इसका अभिप्राय ये था। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। 1851 में कहा था और 5 साल के बाद 1856 में इसका विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हो गया था। तो इस स्टेटमेंट को अब आप समझ गए होंगे। कोई फिर भी अगर लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला ज़रा लंबा चला। बहुत लंबे समय से अंग्रेज़ों का प्लान था कि अवध को कैसे हम अपने साम्राज्य में मिलाएं। उसके लिए 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सहायक संधि थोप दी गई थी 1801 में। इस संधि में मुख्य शर्त यह थी कि नवाब अपनी सेना ख़त्म कर दे। कि जो नवाब वाजिद अली शाह था, वो जो बंगाल का या कोई भी राजा, देसी राजा, अगर इस संधि को, सहायक संधि को स्वीकार करता है तो उसे अपनी सेना ख़त्म कर देनी पड़ेगी। रियासत में अंग्रेज़ टुकड़ियां तैनात कर दी जाएंगी, जिन का खर्च जो है देसी राजा उठाएगा। दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करेगा। जो दरबार है, राजा है, वो अंग्रेज़ प्रतिनिधि वहाँ एक, जिसे रेजिडेंट कहा गया, वो तैनात होगा और उसी के आधार पर जो नवाब है या राजा है देसी, वो कार्य करेगा। जैसे आज अगर हम इसकी बात करें, जैसे केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि राज्यपाल के रूप में हमारे राज्यों में होता है, केंद्र का प्रतिनिधि। हालांकि उसकी इतनी तो भूमिका नहीं है कि उससे पूछ कर ऐसा कुछ होगा, तो थोड़ा थोड़ा उसी से मिलता जुलता स्वरूप है। लेकिन यहाँ ये था कि इस रेजिडेंट की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होगा। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद जो नवाब था, अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाने के लिए दिनों दिन अंग्रेज़ों के ऊपर निर्भर हो गया था। जब उसके पास सेना नहीं रही, कोई अधिकार नहीं रहे, हर कार्य उसको अंग्रेज़ों से पूछ कर करना पड़ेगा और अंग्रेज़ी सेना प्रतिनिधि, उनका खर्च भी उठाना पड़ेगा। तो ये इस वजह से, तो जो राजा था या नवाब था, तो उसके पास तो सत्ता रही नहीं, पावर केंद्र रही नहीं कुछ भी। तो अब विद्रोही जो मुखिया थे, ताल्लुकदार थे, उनके ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा था। तो बिना डर के, बिना पावर के, सेना के, अधिकारों के शासन चलाना असंभव होता है। तो ये स्थिति 1801 से बदलनी शुरू हो गई थी अवध में। इसी नीति या इसी ताने बाने को जो लॉर्ड डलहौजी था, उसने ये कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, क्योंकि हमने वहाँ ऐसा
ताना बाना ऐसा जाल बुन दिया कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे अधिकार तो अंग्रेज़ों के पास आ गए। लेकिन जिम्मेदारी किसकी? वहाँ कोई घटना होती है, कुछ बुरा होता है, वो क्यों राजा बैठा है। अब जनता का संबंध सीधा राजा से है, लेकिन राजा के पास कोई पावर नहीं है। तो धीरे धीरे जो बाद में अंग्रेज़ों ने कुशासन का आरोप नवाब के ऊपर लगाया, तो वो सत्य साबित उन्होंने कर दिया। तो इसी को उन्होंने इस प्रकार की स्टेटमेंट यहाँ ऊपर दी गई है, उसी को चरितार्थ कर दिया। अवध पर कब्जे में अंग्रेज़ों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि यहाँ की जो ज़मीन है नील और कपास की खेती के लिए बड़ी अच्छी है। मुफीक का मतलब उपयुक्त, अच्छी। इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में भी विकसित किया जा सकता था। ये अंग्रेज़ सोचते रहे, उनकी नीति थी, ये विचार था उनका, योजना थी। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों को जीत चुके थे। सभी जो राज्य थे बड़े बड़े, वो उनके अधीन आ चुके थे। जैसे मराठा भूमि थी, द्वाब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल, ये सब उनकी झोली में आ चुके थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत से शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ पूरी हो गई। यानी कि 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ शुरू हुई अंग्रेज़ों की यह विजय अभियान, राज्यों को जीतना, 1856 में जब अवध का विलय हुआ तो उसके साथ उनकी ये मुकम्मल पूरी हो गई थी, उनकी ये इच्छा, शासन उनका कंप्लीट हो गया था। देह से जान चुकी है, इस स्टेटमेंट को भी आप देखिए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जितना उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इसको नोट कीजिए, उसको यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे। और ब्रिटिश सरकार ने यह निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह, पहले इसी पेज पर देख लेते हैं। यह रेजिडेंट को उन्होंने डिफाइन किया है। रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा गया, जो प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर भेजता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेज़ों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। यानी कि कुछ राज्य ऐसे थे भारत के जहाँ सीधे अंग्रेज़ गवर्न करते थे, शासन करते थे। कुछ ऐसे थे जहाँ देसी राजा शासन करते थे, लेकिन उनको उनके राज्यों में ये प्रतिनिधि भेजा गया था। अब दूसरा दिया है सहायक संधि के बारे में भी आप इसको समझिए। सहायक संधि जो है, 1798 में लॉर्ड वेल्जली ने एक व्यवस्था तैयार की थी। अंग्रेज़ों के साथ यह संधि करने वाले राजा या नवाब जो थे उनको कुछ शर्तें माननी पड़ती थी, जैसा कि अंग्रेज़ अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। कि अंग्रेज़ जो है, जो राज्य इस संधि को स्वीकार करेगा, उसकी बाहरी और आंतरिक जो चुनौती है, युद्ध की स्थिति या विद्रोह, उन सब का जो समाधान है अंग्रेज़ करेंगे। दूसरा, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र पे एक सैनिक टुकड़ी भी तैनात रहेगी, अंग्रेजी सेना वहाँ तैनात रहेगी। और ये बात देखिए कि इन सब का खर्च जो है देसी राजा या नवाब को ही उठाना था। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी, यानी कि उसका रहन सहन, उसका खान पान खर्च, सारा कुछ। नेक्स्ट, सहयोगी पक्ष न तो किसी शासक से संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले सकेगा। तो ये सारे अधिकार जो हैं, ना युद्ध करेगा, ना संधि करेगा, ना कोई योजना बनाएगा, ये सारे के सारे जो कार्य थे अंग्रेजों की सलाह के बिना नहीं होंगे। और एक इसमें नेक्स्ट नंबर और भी दिया नहीं दिया है कि जो देसी राजा है वह अपने राज्य में किसी भी यूरोपियन को नहीं रखेगा। यानी कि अपने दरबार में अपने किसी कर्मचारी के रूप में, सैनिक के रूप में, किसी और विद्वान के रूप में, किसी और किसी भी रूप में अंग्रेज़ों के अलावा किसी अन्य यूरोपियन को अपने राज्य में नौकरी नहीं देगा, अपने राज्य में नहीं रखेगा। क्योंकि ये सारी साम्राज्यवादी ताकतें थी, चाहे वो इंग्लैंड था, फ्रांस था, स्पेन था, पुर्तगाल था, ठीक है, ये सारे के सारे साम्राज्यवादी ताकतें थी। और ये आपस में संघर्ष भी कर रही थी इन महाद्वीपों में, जहाँ जहाँ इनका राज्य होता था, हित टकराते थे। भारत में भी ऐसी घटनाएं हुई और दूसरे देशों में भी। और जैसे इंग्लैंड और फ्रांस का सप्तवर्षीय युद्ध भी चला, तो ये आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंद भी थे और शत्रु थे। तो यहाँ इसमें ये भी था कि यूरोपियन को, किसी भी यूरोपियन को अपने रूप राज्य में, दरबार में नहीं रखेगा। तो
ये सहायक संधि थी जो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने 1798 में शुरू की थी और हैदराबाद ने 1798 में ही इसको स्वीकार किया था, यानी कि बाध्य किया गया था इन राजाओं को। तंजौर ने 1799 में, सूरत 1800 में, अवध 1801 में, अभी आपने पढ़ा था, और कर्नाटक भी 1801 में। ऐसे बहुत सी रियासतें थी जिन्होंने इस संधि को स्वीकार किया था। ये मैप देखिए 1857 में भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इसमें जो ये डार्क कलर है ये ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत भारतीय सीमाएं हैं। जो डार्क क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो डार्क क्षेत्र है ये सारा डार्क क्षेत्र, इसमें जो नाम लिखे हुए हैं ये अंग्रेज़ों के नियंत्रण में थे। चाहे पंजाब था, पानीपत, दिल्ली, लखनऊ, अवध, बनारस, ये सारा का सारा जो आप चटगांव, ढाका ये जो देख रहे हैं, सिंध, तो ये लगभग सारा भारत उनके अधीन था। बीच में कुछ ऐसे स्थान आप लाइट देख रहे हैं कि भी यहाँ पर अन्य देशी राजा काम करते थे जो सीधे अंग्रेज़ों के नियंत्रण में नहीं थे। ये 1857 की स्थिति है। अब नेक्स्ट देखिए कि उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो वाजिद अली शाह लोकप्रिय शासक नहीं है, मगर सच यह था कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे और अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे। जब सुल्तान जो थे, राजा थे, बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे चले गए थे। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान को व्यापक एहसास के साथ उस समय बहुत सारे प्रेक्षकों, ऑब्जर्वर, यानी कि उन स्थितियों को समझने वाले, उन पर निरीक्षण करने वाले, उन्होंने दर्ज किया। एक ने लिखा कि देह से जान चुकी है, जान जा चुकी है, यानी कि शरीर से जान जा चुकी है। शरीर का मतलब अवध था और जान नवाब था। शहर की काया जो है, जो शरीर है, वो बेजान हो चुका है क्योंकि उसके अंदर से जान निकल चुकी है। कोई सड़क, बाजार, चौराहा, घर ऐसा न था जहाँ जान आलम, यानी कि जो सुल्तान था, नवाब था, से बिछड़ने का विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस प्रकार शोक व्यक्त किया कि अंग्रेज बहादुर आइन, यानी कि अंग्रेज जो लोग हैं वो आ गए हैं, मुल्क लई लीन हो, और उन्होंने मुल्क को छीन लिया है, मुल्क पर कब्जा कर लिया है। तो ये आपने अवध के बारे में पढ़ा कि जो ये गिलास फल जो था एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये आपने पढ़ा। जो लॉर्ड डलहौजी थे उसने 4 फरवरी 1856 को नवाब जो वाजिद अली शाह था उसके सामने प्रस्ताव रखा था कि स्वेच्छा से अपना पद त्याग दे, इसके बदले उसे 12 लाख रुपए हर साल पेंशन हम देंगे प्रतिवर्ष। तो नवाब वाजिद अली शाह ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन डलहौजी ने नवाब के हस्ताक्षर की चिंता किए बिना ही 13 फरवरी 1856 को अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। 13 फरवरी 1856 को नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया था। इस प्रकार अंग्रेजों ने अवध पर अपना नियंत्रण कर लिया था। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई थी। संगीतकार, नर्तक, कवि, कारीगर, बावर्ची, खाना बनाने वाले, नौकर, सरकारी, बहुत सारे जितने लोग वहाँ काम करते थे वो सारे के सारे अब बेरोजगार हो गए थे, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई थी। अब यहाँ देखिए कि नवाब साहब जा चुके हैं। एक और गीत में ऐसी दुर्दशा, यानी कि लोगों की व्यथा को दिखाया है, दुख को दिखाया है कि जिसे मजबूरन मातृभूमि छोड़नी पड़ी। अभिजात और किसान सब रो रहे थे, अमीर भी, गरीब भी, किसान भी, सारा आलम रोता चिल्लाता था, सारी जनता चिल्ला रही थी। हाय जान ए आलम, यानी कि जो नवाब था देश से विदा लेकर प्रदेश चले गए, दूसरे प्रदेश में चले गए, यानी कि उनको कलकत्ता पेंशन देकर भेज दिया था। तो इस पूरे भाग को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि वाजिद अली शाह की विदाई पर लोग इतने दुखी क्यों थे। अब नेक्स्ट देखिए, ये एक चित्र दिया हुआ है। ये अवध का एक जमींदार है, 1880 का बना हुआ ये चित्र है। अब नेक्स्ट इसमें देखें, फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा, यानी कि फिरंगी आ गए, उससे पहले जो एक दुनिया थी भारत की, भारत का जो एक ताना बाना था राजाओं का, वो समाप्त हो जाना, उसको एक पूरी दुनिया कहा गया।
अवध में विभिन्न प्रकार की जो पीड़ाओं ने राजकुमार, ताल्लुकदार, किसान, सिपाही सभी को एक दूसरे से जोड़ दिया। हालांकि वो सारे आपस में पहले अंग्रेज़ों के आने से शायद लड़ते भी थे, द्वेष भी होता था, बहुत कुछ होता था, लेकिन अब जो है जब सभी एक ही लाइन में अंग्रेज़ों ने खड़े कर दिए तो अब वो एक दूसरे से जुड़ गए थे। वे सभी फिरंगी के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे कि इन्होंने हमारी जो दुनिया थी वो उजाड़ दी। वे सब चीज़ें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको प्यार करते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं, मुद्दे, परंपराएं, निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अन्य इलाकों की बजाय अवध में इस प्रकार की स्थिति बहुत ज़्यादा थी। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की गद्दी ही नहीं छीनी थी, इसने इलाके में जो ताल्लुकदार थे उनको भी लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में ताल्लुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे, बहुत बड़े। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में ज़मीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। जो ताल्लुकदार थे, जमींदार थे, ये अपने इलाके में कई कई पीढ़ियों से वहाँ की जो ज़मीनें थी उन पर शासन कर रहे थे, राजाओं की तरह वे अपना एक शासन चला रहे थे। अंग्रेज़ों के आने से ताल्लुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे। अंग्रेज़ों के आने से पहले उनके पास सिपाही भी रखते थे, किले होते थे, और जब तक वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें, यानी कि नवाब को अपना संप्रभु मानकर और अपने ताल्लुकदार का राजस्व चुकाते रहें, टैक्स चुकाते रहें नवाब को, तो उनके पास काफ़ी स्वायत्ता होती थी, स्वतंत्रता उनके पास बहुत होती थी। वो टैक्स चुकाते रहें और राजा के विश्वास पात्र बने रहें। तो ये दो कंडीशन थी। कुछ बड़े ताल्लुकदारों के पास 12,000 की पैदल सेना भी होती थी, बहुत बड़ी एक संख्या होती थी। छोटे मोटे जो ताल्लुकदार थे उनके पास भी लगभग 200 सिपाहियों की टुकड़ी होती थी। अंग्रेज़ इन ताल्लुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि ये एक अपना शासन चला रहे थे, एक पैरेलल शासन अंग्रेज़ बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे। अधिग्रहण के फौरन बाद ताल्लुकदारों की सेनाएं भंग कर दी कि वे आप सेना नहीं रख सकोगे। उनके दुर्ग जो थे वो ध्वस्त कर दिए गए थे। भू राजस्व नीति ने ताल्लुकदारों की हैसियत और सत्ता को और भी चोट पहुंचाई, जो उनके टैक्स इकट्ठा करने की नीति थी। अधिग्रहण के बाद 1856 में जब अवध के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार किया, तो अधिग्रहण के बाद एकमुश्त 1856 में उन्हें बंदोबस्त का नई शासन व्यवस्था, उन्होंने टैक्स इकट्ठा करने की नीति अपनाई, जिसे एकमुश्त बंदोबस्त कहा गया। इसको भी नोट करें। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि ताल्लुकदार बिचौलिए थे, जिनके पास ज़मीन का मालिकाना नहीं था, कि भी आप ज़मीन के मालिक नहीं हो, आप सिर्फ बिचौलिए हो, टैक्स इकट्ठा आप करने का आपके पास अधिकार है। परंतु उन्होंने धन, बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना जो प्रभुत्व था स्थापित किया हुआ था। अब वो कई पीढ़ियों से उस ज़मीन पर शासन कर रहे थे। एकमुश्त बंदोबस्त से अब ताल्लुकदारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाना लगा था। 1856 में जब अंग्रेज़ आ गए यहाँ, अपने अधीन उन्होंने कर लिया। जो एकमुश्त जो बंदोबस्त अंग्रेज़ों ने किया, तो क्योंकि ताल्लुकदारों के पास ज़मीन मलकियत उनके पास नहीं थी, कि भी आप ज़मीनों के मालिक नहीं हैं, तो उनको ज़मीनों से हटा दिया जाने लगा कि भी आप ज़मीन के मालिक नहीं हो, और वो ज़मीन किसानों को सौंप दी जाने लगी थी। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास अवध के 67% गांव होते थे, और एकमुश्त जो बंदोबस्त था उसके बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई थी। दक्षिण अवध के जो ताल्लुकदार थे उनकी और भी स्थिति बहुत बुरी थी। कुछ के तो आधे से भी ज़्यादा गांव जो है हाथ से जा चुके थे। तो इस वजह से ताल्लुकदार भी अवध के अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि ताल्लुकदारों को हटाकर वे ज़मीन के असली मालिकों को सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और भू राजस्व जो वसूली है उसमें इजाफा होगा। क्योंकि ताल्लुकदारों के नाम ज़मीन नहीं थी, वो सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने वाले थे। ज़मीन जिन किसानों की थी उनको सौंप दी जाएगी। वास्तव में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। भू राजस्व प्रणाली में इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कोई कमी नहीं आई। राजस्व तो बढ़ गया अंग्रेज़ों का, लेकिन किसानों को उससे कोई राहत नहीं मिली। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाकों का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर दिया गया था।
कुछ इलाकों पर राजस्व की मांग में 30 से 70% वृद्धि कर दी गई थी। यानी न तो ताल्लुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के किसानों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था, क्योंकि टैक्स इतने ज़्यादा थे जिनको चुकाना संभव नहीं था। ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई, भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन संबंधों से किसान ताल्लुकदारों के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए, जो उनमें आपसी तालमेल बना रहता था। अंग्रेजों से पहले ताल्लुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे। हालांकि अंग्रेजों से पहले अंग्रेजों की जगह ताल्लुकदार थे, वही जनता का शोषण करते थे। पर लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे ताल्लुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। कि उत्पीड़न तो करते थे, लेकिन जब किसानों पर विपत्ति आती थी तो उसमें किसानों की मदद भी वो करते थे। अब अंग्रेज़ों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर जो लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह से पिसने लगे थे कि भी अब उनकी कोई भी फरियाद सुनने वाला नहीं था। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार उनके मांग में राजस्व में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल देगी। जबकि ताल्लुकदारों के समय में इस प्रकार का लचीलापन था कि फसल खराब हो जाती थी, कोई आपदा आ जाती थी, किसान के साथ कोई और समस्या पैदा हो जाती थी तो उनको थोड़ी राहत दे दी जाती थी। अब अंग्रेजी राज में तीज त्योहारों पर कोई कर्जा या मदद मिल पाएगी ऐसा उनको कोई आशा नहीं थी। हालांकि पहले ताल्लुकदारों से इस प्रकार की उनको मदद हो जाती थी। तीज त्योहार, ब्याह खर्च, कोई दुख संकट, उसमें ताल्लुकदारों से उनको मदद मिलती थी। अवध जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला, वहाँ लड़ाई की बागडोर असल में ताल्लुकदारों और किसानों के हाथों में ही थी। डटकर किसान और ताल्लुकदारों ने मिलकर अंग्रेज़ों का विरोध किया। बहुत सारे ताल्लुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर उन्होंने बेगम हजरत महल, जो नवाब वाजिद अली शाह था जिसको कलकत्ता भेज दिया था, उसकी पत्नी के खेमे में शामिल हो गए। क्योंकि बेगम हजरत महल जो थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। उसने कुछ उसमें से कुछ ने तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ रहे। किसानों का संतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांव से ही भर्ती होकर गए थे। यानी कि अवध एक फौज का पौध केंद्र भी था। यानी कि बहुत सारे हर गांव से किसानों के जो बच्चे थे वो फौजों में, सेना में होते थे। जैसे आज भी अधिकतर गांव किसान के बच्चे सेना में होते हैं, तो उस समय भी अवध के जो पूरा इलाका था वहाँ से इसी प्रकार किसान और गांव के जो बच्चे थे वो सेना में थे। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। तो ये असंतोष किसान और सैनिक, बैरक हर जगह पहुंच चुका था। 1850 के दशक आते आते असंतोष के कई और नए कारण भी पैदा हो गए थे। 1857 के विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज़ अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखने में खासा जोर देते थे। यानी कि 1820 के दशक तक जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो अब सिपाहियों से अच्छे दोस्ताना संबंध रखने पर जोर देते थे। वे उनकी मौज मस्ती में शामिल भी होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध भी करते थे, तलवारबाजी करते थे, शिकार करते थे। उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे, यहाँ के रीति रिवाजी संस्कृति से वाकिफ़ थे। आगे बढ़ने से पहले पहले इसको देख लेते हैं ताल्लुकदारों की जो सोच थी वो कैसी थी। ताल्लुकदारों के रवैये को रायबरेली के पास स्थित कालांककर जे के राजा हनुमंत सिंह ने सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया था। विद्रोह के दौरान जो कालाकंकर हनुमंत सिंह ने एक अंग्रेज अफसर को पनाह दी थी, यानी कि उसको शरण दी थी, उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। उस अफसर से आखिरी मुलाकात में हनुमंत सिंह ने कहा कि साहिब, आपके मुल्क के लोग हमारे देश आए, उन्होंने हमारे राजाओं को खदेड़ दिया। आप अफसरों को भेजकर ज़िले ज़िले में जागीरों के एक मालिकाने
कि जांच करवाते हैं। एक ही झटके में आपने मेरे पुरखों की जो ज़मीन है मुझसे छीन ली। मैं चुप रहा। फिर अचानक आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। यहाँ के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। तब आप मेरे पास आए, जिसे आपने बर्बाद किया था। यानी कि पहले आपने मुझे बर्बाद कर दिया था, मेरी ज़मीनें छीन ली, लेकिन अब आप, जब आपका बुरा वक्त आया तो आप मेरी शरण में आ गए। मैंने आपकी जान बचाकर अपना जो धर्म है एक वो पूरा किया, लेकिन अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर लखनऊ जा रहा हूँ ताकि आपको देश से खदेड़ सकूँ। तो ये वाक्यांश जो है भारतीयों की दरियादिली, उनकी महानता और उनकी संस्कृति को दिखा रहा है। ये चित्र देखिए। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? 11-10.7 चित्र है। यूरोपीय किस्म की वर्दी पहने ये बंगाल के सिपाही हैं। यहाँ कलाकार सिपाहियों की वर्दी का मजाक उड़ा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए शायद यह जताने का प्रयास किया जा रहा है कि पश्चिमी पोशाक पहनकर भी हिंदुस्तानी सुंदर नहीं दिख सकते। ये इस पिक्चर में दिखाया है। जो भारतीय बंगाल के सिपाही हैं वो अंग्रेजी पोशाक में खड़े हुए हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे कि 1820 के दशक तक जो है अफसर उनके साथ, सिपाहियों के साथ अच्छे से रहते थे। अफसर की कड़क, अभिभावक का स्नेह, दोनों ही इसमें होते थे। लेकिन 1840 के दशक में आते आते स्थिति बदलने लगी थी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा था। अब वो जो उनकी एक फ्रेंडली मैत्री भाव था, उनके साथ उठना बैठना, खेलना खाना, वो बदल गया था और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का समझने लगे थे। वे उनकी भावनाओं की जरा भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई थी। इस कारण से सिपाही और जो अफसर है उनके बीच फासला बढ़ता गया और भरोसे की जगह संदेह ने ले ली थी। रही सही कसर जो चिकनाई युक्त कारतूस थे, उस घटना ने इसको और बढ़ा दिया। यह भी यहाँ याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के जो सिपाही हैं उसमें बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से भर्ती होकर आए हुए थे। उसमें बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के ज़्यादातर होते थे। बल्कि अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया। इसको भी आप नोट करें। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसको कहा गया? अवध को कहा गया, क्योंकि बंगाल की जो आर्मी है उसमें बहुत बड़ी संख्या अवध से थी। सिपाहियों के जो परिवार हैं अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे उन्हें खतरे दिखाई दे रहे थे। वे जल्द ही सिपाही लाइनों में दिखाई देने लगे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार, नस्ली जो गाली गलौज के प्रति बढ़ता एक उनके अंदर रोष था। यह जो रोष था अब गांव में दिखाई देने लगा था। सिपाही और ग्रामीण के बीच मौजूद इन संबंधों से जन विद्रोह के रंग रूप पर असर पड़ा। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते हैं, हथियार उठाते हैं, तो फौरन ही गांव में उनके भाई जो बिरादर हैं उनके साथ जुट खड़े होते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुटकर विद्रोह में सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे। यानी कि ये सारा कुछ वो था कि सिपाही जो थे वो अपने परिवार के साथ जुड़े होते थे और वो परिवार किसान, खेतीबाड़ी गांव में रहता था, जैसे आज भी आप देखते हैं। तो उनका असर गांव में भी पड़ता था और गांव की घटनाओं का जो सिपाही होते थे उनके ऊपर असर होता था। तो ये हमने अवध के बारे में जानकारी प्राप्त की जो बहुत ही विस्तार से दी हुई है। अवध प्रांत में इस समय 8 डिवीज़न थे। उन सभी में विद्रोह हुआ। यहाँ के यानी कि किसान, दस्तकार, ताल्लुकदार, नवाब, उनके परिवार सभी ने वीरतापूर्ण संघर्ष किया। हर एक गांव से विद्रोह में शामिल हुए और जो ताल्लुकदार थे फिर उन्होंने उन सभी गांवों पर दोबारा से अधिकार कर लिया जो अवध के विलय से पहले 1856 से पहले उनके पास होते थे। तो इस प्रकार इस लड़ाई में सभी शामिल होकर एकजुट हुए। अवध की जो राजधानी थी लखनऊ थी और लखनऊ विद्रोह का केंद्र बिंदु बन गया था। फिरंगी जो राज है उनके चिन्हों को मिटा दिया गया था। टेलीग्राफ लाइनें, सारा कुछ नष्ट कर दिया गया था अवध में। 4 जून 1857 को ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था अवध में और विद्रोहियों ने जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी उसको घेर लिया था। 1 जुलाई को अवध का जो चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था
उसको युद्ध में मार गिराया गया, यानी लड़ता हुआ मारा गया वो। और 1858 के शुरू में विद्रोहियों की संख्या लखनऊ शहर में लगभग 2 लाख थी। जो क्रांतिकारी थे 1858 में 2 लाख थे अवध के अंदर, यानी कि लखनऊ शहर में। यहाँ क्योंकि लखनऊ जो है अवध की राजधानी थी। यहाँ संघर्ष सबसे लंबे समय तक चला। अन्य स्थानों की अपेक्षा विदेशी शासन के विरुद्ध यहाँ जो लोक प्रतिरोध था बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा। अब नेक्स्ट देखिए कि विद्रोही चाहते क्या थे। बतौर विजेता कठिनाई, चुनौती और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को एहसान फरामोश बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। विद्रोहियों को कुचलने का मतलब यह भी था कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। यूँ भी विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो शायद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रचार प्रसार लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ जो घोषणाएं थी, इश्तहार के सिवाय हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिनकी बिना पर हम विद्रोहियों के नज़रिए को समझ सकें। इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की जो कोशिशों हैं उनको काफ़ी हद तक और मजबूरन अंग्रेज़ों के दस्तावेज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि जो क्रांति में भाग लेने वाले थे, सैनिक थे, किसान थे, आम आदमी थे, वो ज़्यादातर अनपढ़ लोग थे। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी विवरण, कोई ऐसी लिखित में उनकी तरफ से उनके पक्ष, उनकी रुचि, जानकारी, क्या वो चाहते थे, अंग्रेज़ों से क्या चाह रहे थे, तो स्पष्ट रूप से उसकी जानकारी नहीं मिली। सिर्फ जानकारी हमें जो अंग्रेज़ के दस्तावेज़ हैं, उनके पत्र हैं अधिकारियों को, ब्रिटिश सरकार को, या उनको जो क्रांति के बारे में जो अंग्रेज़ों ने लिखा उससे जानकारी मिलती है। उन्हीं स्रोतों पर हमें मजबूरन निर्भर रहना पड़ता है। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज़ अधिकारियों की सोच का तो पता चल जाता है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा सुराग नहीं मिलता कि विद्रोही क्या चाहते थे। अंग्रेज़ों को तो पता लग गया क्योंकि अंग्रेज़ लिख रहे थे, उनके पत्र इधर उधर जा रहे थे, तो उनकी सोच का तो हमें पता लगा, लेकिन विद्रोहियों की सोच हम नहीं जान पाए। इसी वजह से इस पर बहुत सारे विद्वानों का, इतिहासकारों का मतभेद रहा। कोई इसको सैनिक विद्रोह कहता है, कोई आम विद्रोह कहता है, कोई राष्ट्रीय विद्रोह कहता है। तो इस पर अलग अलग राय इसी वजह से है क्योंकि विद्रोहियों की तरफ से कहीं भी कोई ऐसी राय जाहिर नहीं की गई, कोई लिखित में ऐसा कोई भी सबूत प्राप्त नहीं हुआ कि विद्रोही वास्तव में चाह क्या रहे थे। तो इस विषय पर अगर थोड़ा सा हम विचार करें तो जैसे सैनिक थे, सैनिक क्या चाहते थे कि उनको पर्याप्त वेतन मिले, पदोन्नति मिले, सुविधाएं अंग्रेज़ों जो सिपाही हैं उनकी तरह मिले, उनका सम्मान हो, उनकी भावनाओं की रक्षा हो। ठीक है, सैनिक ऐसा चाहते थे कि भाई उनके साथ इस प्रकार समानता का बर्ताव किया जाए। जो अपदस्थ शासक थे, राजा रजवाड़े थे, वो चाहते थे कि दोबारा उनके दरबार बहाल कर दिए जाएं, उन्हें राजा बना दिया जाए। ताल्लुकदार ज़मींदार भी यही चाह रहे थे कि उनकी जो हैसियत थी वो दोबारा लौटा दी जाए। किसान लचीलापन चाहते थे कि उन्हें टैक्स में, कर्ज में थोड़ी रियायत दी जाए। फसल खराब होने पर उनको कोई, उनके अंदर कोई कठोरता ना बरती जाए, उनके ऊपर दया भाव रखा जाए। तो इस प्रकार दस्तकार भी अंग्रेज़ों की नीतियों से परेशान थे, वो भी इसी प्रकार चाह रहे थे कि उन्हें भी कोई रियायतें मिली, उनके ऊपर ज़्यादा बंधन ना डाले जाएं। तो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी इसी जो जो इसके कारण थे, जिन जिन कारणों से ये समुदाय इस में शामिल हुए विद्रोह में, तो इसी को वो एक चाहते थे कि भी हम इस कारण से युद्ध लड़ रहे हैं। किसान क्यों लड़ रहा है, सैनिक क्यों लड़ रहा है, राजा क्यों लड़ रहा है, सबके अलग अलग कारण थे। तो उन्हीं अलग अलग कारण को वो हटाना चाहते थे, अंग्रेज़ों से मनवाना चाहते थे। एक सामान्य राय ये रही है कि अगर बहुत सारे हमारे राजा ऐसे थे, अगर उनको उनकी इच्छा अनुसार उनकी शर्तों को मान लेते थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के पास अपनी शर्तें मनवाने के लिए वकीलों को भेजा, संपर्क किया, पत्र लिखे। अगर वे मान लेते तो हो सकता था कि वे भी क्रांति में शामिल ना हो। जमींदारों के, अगर जमींदार हैं, ताल्लुकदारों की ज़मीनें ना छीनी जाएं, उनके हैसियत ना छीनी जाएं, तो शायद वो भी ना शामिल हों। तो बहुत सारे इस पर एक आम राय बनाना बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि इसके बारे में कोई भी ऐसा पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। अब नेक्स्ट देखिए, एकता की जो कल्पना है, क्या एकता की कल्पना इसमें हो सकती है। 1857
कि में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई जो घोषणा, इसमें जाति धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया गया कि वे शामिल हों। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमार नवाबों द्वारा की गई, उनके नाम पर जारी की गई, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा गया जो मुस्लिम नवाबों राजाओं द्वारा शामिल की गई थी, जारी की गई थी। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों का अपना जो नफा नुकसान था वो बराबर था। इश्तहार जो पर्चे छप रहे थे अंग्रेजों से पहले कि हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत दिए जा रहे थे। मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरवगान किया जा रहा था कि हम कितने अच्छे से रह रहे थे मुगल शासन में, अंग्रेज़ों से पहले मिलजुल कर हम ऐसे रहते थे, तो उस चीज़ को बताया जा रहा था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देकर जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया था। दिलचस्प बात यह थी कि आंदोलन, अब ये थोड़ा घोषणा है पहले, हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश भी अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी इस लड़ाई के दौरान कि भी उनके आपस की एकता खत्म हो जाए, फूट हो जाए, एक दूसरे को मारना शुरू करते वो, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए, उनकी यह कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो ऐसे ऐसे प्रयास भी अंग्रेज़ों ने हर कुटिल नीति का प्रयोग किया हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ने का। तो अब थोड़ा पहले जो घोषणाएं हैं उनको देख लेते हैं। आजमगढ़ घोषणा है 25 अगस्त 1857 को। अब मूल रूप से यह जो घोषणा थी, मूल रूप से यह घोषणा बहादुर शाह जफर द्वारा जारी की गई थी, परंतु बाद में यह खो गई और 1858 में फिर उनका जो बहादुर शाह का जो पोता था फिरोज शाह, उसने जो आजमगढ़ में था, आजमगढ़ में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उसने ये जारी की गई थी 1858 में। इसीलिए इसे आजमगढ़ की घोषणा कहा गया क्योंकि आजमगढ़ में इसको जारी किया गया था। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ यहाँ हम पढ़ेंगे जफ़र, जो मोहम्मद शाह, जो बहादुर शाह जफ़र है, उन्हीं के शब्दों में है। जो मूल रूप से घोषणा है उसी को यहाँ दिखाया गया है। विद्रोही क्या चाहते थे, इस बारे में हमारी जानकारी का यह एक मुख्य स्रोत है। सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, हिंदू मुसलमान दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेज़ों की निरंकुशता और उत्पीड़न से त्रस्त थे। इसलिए देश के सभी धनवान लोगों को, खासतौर पर जिन्होंने मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक़ रहा है, जिन्हें लोगों का धर्म रक्षक स्वामी माना जाता है, अपनी जीवन संपत्ति की जनता की कुशल क्षेम के लिए होम कर देना चाहिए। यानी कि जो राज परिवारों से जुड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्होंने जनता की सुरक्षा के लिए अपने जो एक त्याग हैं, जो उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर से हो रहे इस आंदोलन में बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए। यानी कि जब वो मेरठ से दिल्ली आए, बहादुर शाह जफर ये कह रहा है, उन्होंने इस भारतीय धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी, इसलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों का यह इश्तहार जारी किया जा रहा है। यह सबका दायित्व है कि इसको गौर से पढ़ें और इसका पालन करें। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं, जिनके पास अपनी सेवाएं देने के लिए साधन नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा। सबको मालूम हो कि हिंदू मुसलमान के दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथों, चमत्कार करने वाले लेखन, भविष्यवक्ताओं और पंडितों की गणनाओं, सभी में यह सहमति दिखाई देती है कि अब भारत में या कहीं भी अंग्रेज़ों के पैर नहीं टिक पाएंगे। इसलिए यह सबका फर्ज है कि वे अंग्रेज़ों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीदें छोड़ दें, मेरा साथ दें, साझे हित में काम करते हुए व्यक्तिगत परिश्रम से बादशाही सम्मान के हकदार बने, यानी कि बादशाह का सम्मान, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अन्यथा अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों से चला गया
तो हमें अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करना पड़ेगा। तो ये जो बहादुर शाह जफर है उनके शब्दों में ये घोषणा दिखाई गई है, जारी की गई है। अब नेक्स्ट देखिए, इस आजमगढ़ घोषणा में किसानों को छोड़कर अन्य अनेक वर्गों को संबोधित किया गया था। जैसे जमींदारों के बारे में इस घोषणा पत्र में क्या कहा गया। जाहिर है कि जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब जमा थोप दिया, यानी कि टैक्स थोप दिया। कई जमींदारों को बेइज्जत बर्बाद कर दिया। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीरें नीलाम हो गई। हद तो यह है कि एक आम रैयत, एक आम जो किसान है, किसी जनाना नौकर यानी कि जो महिला नौकर है या किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बाइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा है। यानी कि अगर उनके खिलाफ कोई अदालत में जाता है तो जमींदारों को उनकी हैसियत नहीं देखी जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको कैद खाने में डाला जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। जमींदारों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्चे की जो स्टाम्प और दीवानी अदालतों के गैर जरूरी खर्च हैं उसमें प्रतिवादियों को दरिद्र बनाया जा रहा है, गरीब होते जा रहे हैं जो जमींदार हैं। जमींदारों के खजाने को स्कूल, अस्पताल, सड़कों आदि के लिए चंदे के नाम पर खाली किया जा रहा है कि इनसे स्कूल, कॉलेज, सड़कें बनाई जाएंगी। इस तरह से वसूलियों के लिए बादशाही सरकार में कोई जगह नहीं होगी कि अगर अंग्रेज समाप्त हो जाएंगे, दोबारा से हमारा शासन होगा, बादशाह का शासन होगा, तो ऐसी कोई भी आपके साथ ज़्यादती नहीं होगी। जमा हल्का रहेगा, यानी कि जो टैक्स है वो कम रहेगा, ज़मींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और हर ज़मींदार को अपनी ज़मींदारी अपने ढंग से चलाने के अधिकार होंगे। यानी कि ज़मींदारों को संबोधन किया गया था बहादुर शाह जफर की तरफ से, आपको सभी अधिकार दिए जाएंगे, जो अंग्रेज़ आपके साथ कर रहे हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, पुरानी व्यवस्था बहाल कर देंगे जैसे आप अंग्रेज़ों से पहले रहते थे। दूसरा, व्यापारियों को क्या कहा गया कि इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज़, व्यवसाय जैसी तमाम जो बेहतरीन मूल्यवान जो चीज़ों हैं उन पर, उनका जो व्यापार है उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब छोटी मोटी चीज़ों का व्यापार ही लोगों के लिए रह गया। डाक खर्च, नाका वसूली और स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों से भारी जो व्यापारियों को जो मुनाफा है, लाभ है, उसमें छीना जा रहा है। इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हर वर्ग को अलसूसी के लाभ के उद्देश्य से समझाया जा रहा है, जमींदारों को अलग, व्यापारियों को अलग, कि भाई अगर 2 कौड़ी का कोई छोटा आदमी भी आपके शिकायत दर्ज कर दे तो आपको बेइज्जत किया जा रहा है। यही चीज़ें ऊपर जमींदारों के लिए कही गई थी। तो बेइज्जत किया जाता है। और बादशाही जब सरकार बनेगी तो इस प्रकार के जो तौर तरीके हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ज़मीन, व्यापारी दोनों रास्तों से हर चीज़ का व्यापार आप कर सकोगे, यानी कि देसी राजा कर सकेंगे। इसलिए यह हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वे इस जंग में हिस्सा ले और बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे। यानी कि हमारी क्रांतिकारियों की, बादशाह की हर प्रकार से मदद करे, पैसे से, धन दौलत और जान माल से। तो नेक्स्ट यह है सरकारी कर्मचारियों के संबोधन। अब यह राज की बात नहीं रही कि अंग्रेज सरकार के तहत जो प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों की इज्जत नहीं मिलती। अंग्रेजों के समय में उनकी तनख्वाह कम होती है, उनके पास कोई ताकत नहीं होती और दोनों महकमों में प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पद अंग्रेजों को मिलते हैं। तो ये सरकारी कर्मचारियों को संबोधित किया गया था। इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेज़ों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार स्थापित करने में योगदान दें। उन्हें फ़िलहाल 200 और 300 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊंचे पद दिए जाएंगे, ये उनको कहा गया था। कारीगरों को जो दस्तकार थे, इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेज़ों इंग्लैंड में बनी चीज़ों को लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकर, सूती वस्त्र, बढ़ई, लोहार, मोची सब का काम धंधा छीन लिया, उनके काम धंधों पर कब्जा जमा लिया। देसी जो कारीगर हैं हर श्रेणी में भिखमंगे बना दिए, उनके हालात बहुत ख़राब हो गए। बादशाही सरकार में देसी जो कारीगर हैं उनको राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। निसंदेह उनकी उन्नति होगी और अंग्रेज़ों को छोड़ देना चाहिए आपने। और नेक्स्ट पांचवा है पंडित, फ़कीर और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनको संबोधन किया। पंडित, फ़कीर क्रमशः हिंदू और मुसलमान धर्मों के अभिभावक हैं।
यूरोपीय दोनों ही धर्मों के शत्रु हैं। फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है, तो पंडित और फकीरों का फर्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में हिस्सा लें। अब यहाँ देखिए कि इसमें सभी को संबोधित किया गया, लेकिन किसानों के लिए कोई संबोधन नहीं था, क्योंकि इन सब का सीधा संबंध किसानों से था और इनसे प्रताड़ित भी किसान ही होते थे। तो इस वजह से किसानों के लिए शायद मुझे लगता है कि कोई संबोधन नहीं रहा हो। तो अगर पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की ये सारी स्थिति थी कि भी पुरानी व्यवस्था अंग्रेज़ों से पहले की हम व्यवस्था ला देंगे, तो उसमें किसान पीड़ित ही था। तो किसान तो पीड़ित अब भी था, वो पहले भी था, तो इसी वजह से शायद किसान को संबोधित नहीं किया गया है। नेक्स्ट दी है सिपाही क्या सोचते थे। सिपाही जो विद्रोही सिपाही हैं उनकी एक अर्जी जो बन बच गई थी, यानी कि किसान जो सिपाही है उसकी एक अर्जी है ये, उसने एक सिपाही का व्यथा यहाँ दी हुई है। सिपाही ने क्या लिखा, जो उसकी एक अर्जी थी बच गई थी, जो इतिहासकारों को लगी। एक सदी पहले अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए, धीरे धीरे फौजी टुकड़ियां बनाने लगे और बाद में राज्य के मालिक बन बैठे। हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की, हम भी उनकी नौकरी करते आए। ईश्वर की कृपा से हमारी सहायता से अंग्रेज़ों ने जो चाहा वो इलाका जीत लिया। एक सैनिक कह रहा है ये। इसके लिए हमारे जैसे हजारों जो हिंदुस्तानी जवान थे उन्होंने कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन न हमने कभी पैर पीछे किए और न ही कोई बहाना बनाया और न ही कोई बगावत का रास्ता अपनाया। हम वफादार रहे। लेकिन 1857 के में अंग्रेज़ों ने यह हुक्म जारी कर दिया कि अब सिपाहियों को इंग्लैंड से आए नई बंदूकें दी जाएंगी, नए कारतूसों को गाय सुअर की चर्बी लगी हुई है, गेहूं के आटे में हड्डियां मिलाकर खिलाई जा रही हैं। ये सब चीज़ें जो है पैदल सेना, घुड़सवार, गोलंदाज, गोलंदाज का मतलब जो तोप के गोले चलाने वाले थे, उसके जो एक्सपर्ट होते थे, फौज की हर रेजिमेंट में पहुंचा दी जाए। उन्होंने ये कारतूस थर्ड लाइट कैवेलरी के जो घुड़सवार सैनिक थे उनको दिए। उन्हें दांतों से खींचने के लिए कहा। सिपाहियों ने हुक्म का विरोध किया और कहा कि ऐसा कभी नहीं करेंगे, अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस पर अंग्रेज़ अफसरों ने 3 रेजिमेंट के जवानों की परेड करवा दी। 1400 सिपाही जो अंग्रेज़ सिपाही थे, यूरोपीय जो सैनिक थे, उनकी दूसरी बटालियनें, घुड़सवार, गोलंदाज फौज को तैयार कर भारतीय सैनिकों को घेर लिया गया। हर पैदल रेजिमेंट के सामने छर्रों से भरी 6-6 तोपें तैनात कर दी गई। 84 नए जो सिपाही थे उनको गिरफ्तार करके बेड़ियों में डालकर जेलों में बंद कर दिया गया। छावनी के सवारों को जेल में डाल दिया गया ताकि हम डर कर नए कारतूसों को दांतों से खींचने लगे। इसी कारण हम और सारे सहोदर भाई, सभी भाई इकट्ठा होकर अपनी रास्ता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ गए। हमें 2 साल तक युद्ध जारी रखने के लिए मजबूर किया गया। धर्म आस्था के सवाल पर हमारे साथ खड़े हुए राजा और मुखिया अभी भी हमारे साथ हैं। उन्होंने भी सारी मुसीबतें झेली। हम 2 साल तक इसलिए लड़ते रहे, हमारा अकायद यानी कि आस्था और मजहब दूषित न हो। एक हिंदू और मुसलमान का धर्म नष्ट हो गया तो दुनिया में बचेगा क्या। तो इस अर्जी में सैनिक विद्रोह के कारण भी बताए गए हैं। इसकी तुलना ताल्लुकदार द्वारा बताए गए जो स्रोत हैं, स्रोत 3 में, उनके साथ कीजिए। तो अब नेक्स्ट देखिए, उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ इन ब्रिटिश जो घोषणाएं की गई थी उसमें ब्रिटिश राज में, जिन्हें विद्रोही फिरंगी कहते थे, से संबंधित हर चीज़ को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। देशी रियासतों पर कब्जे और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेज़ों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेज़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों का इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश जो भू राजस्व व्यवस्था ने छोटे छोटे भूस्वामियों को ज़मीन से बेदखल कर दिया और विदेशी व्यापार ने दस्तकार बुनकरों को तबाह कर दिया। तो इसमें हम बार बार चीज़ें पढ़ रहे हैं, कहीं सामाजिक कारण है, कहीं राजनीतिक कारण है, कहीं आर्थिक कारण है, कहीं सैनिक कारण है। तो आपको छोटे या बड़े कोई अलग क्वेश्चन भी मिल सकते हैं कि सैनिक कारण बताओ। तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे, सैनिक कारण अलग हैं, आर्थिक कारण अलग हैं, धार्मिक कारण अलग हैं, सामाजिक कारण अलग हैं। तो ये सारे कारण अलग अलग हैं, तो इन पर आप अच्छे से गौर कर लेना। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे, यानी कि जो अंग्रेजों से आने से पहले थी।
विद्रोही जो घोषणाएं हैं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे होकर रोजगार, धर्म, इज्जत, अस्मिता के लिए लड़े। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी, सबका हित होगा इससे। जैसा कि हम देख चुके, बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल लेते गए जिनको अंग्रेजों के हिमायती और जनता के उत्पीड़क समझा गया। कई दफ़ा विद्रोही गांव के, शहर के जो संभ्रांत अमीर जो होते थे उन पर जानबूझकर उनको बेइज्जत करते थे। गांव में उन्होंने जो सूदखोर थे उनके बही खाते जला दिए, उनके घरों को तोड़ डाला। विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे। यानी कि यहाँ ये बात समझिए कि जो व्यक्ति जिस समस्या से पीड़ित था उसी के खिलाफ लड़ रहा था। सभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे ऐसा नहीं था। जो व्यक्ति जिस समस्या से पीड़ित था उसी के खिलाफ वो लड़ रहा था। विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे। यानी कि जो विद्रोह में अलग अलग वर्ग थे वो अपने अपने जो उत्पीड़क थे, उनको उत्पीड़न करने वाले थे, उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे थे। जैसे सूदखोर महाजन थे, जो लोग उनसे तंग थे, उनके बही खाते जला दिए, घर जला दिए। तो इस प्रकार परंपरागत सोपान ऊंच नीच को ख़त्म करना चाहते थे। कोई नस्ली जाति भेदभाव से तंग था। इनमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज़्यादा समतापरक जो समाज है उसकी कल्पना दिखाई देती है कि यह सोच उनकी घोषणाओं से मेल नहीं दिखाई देती। उसमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का आह्वान किया गया था। यानी कि जो घोषणाएं ऊपर से आई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की वो अलग थी, ज़मीन पर उनकी जो एक पालना हो रही थी वो एक अलग रूप में थी। वैकल्पिक सत्ता की तलाश देखी इसमें क्या है। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की अपनी सत्ता और शासन चलाना शुरू कर दिया था। बेशक यह प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले की जो दुनिया थी, जिसको कहते कि दुनिया उजाड़ दी गई, उस दुनिया को दोबारा से स्थापित करना चाहते थे विद्रोही। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया, विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम भी इन्होंने किया। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे भी जारी किए। इसके साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे कि मुगलों का जो शासन था पहले अंग्रेज़ों से वो ठीक था, उसी को दोबारा लाना चाहते थे। वही नियम नीतियाँ अपनाई जा रही थी। तो यह जगत उन तमाम चीज़ों का प्रतीक बन गया था जो उनसे छीन ली गई थी। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये संरचनाएं अंग्रेज़ों की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अवध में अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहाँ लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जाती रही। 1857 के आखिर और 1858 के शुरुआती महीनों तक हुक्म की श्रेणियां मौजूद रही थी, यानी कि उनके हुक्मनामे जारी होते रहे थे। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 4 पॉइंट, दमन। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद हैं उनमें साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेज़ों के लिए बहुत आसान नहीं था। उत्तर भारत की को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेज़ों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी से कई कानून पारित किए। फौजियों को थोड़ा शांत करने के लिए मई जून में 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी जो अफसर थे, यहाँ तक कि आम जो अंग्रेज़ों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सज़ा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। यानी कि अब जो दमन चक्कर अंग्रेज़ों ने चलाया ये था कि मई जून में जो उन्होंने कानून पारित किए थे, अनेक कानून, कठोर कानून, मार्शल लॉ लागू कर दिया, सैनिक शासन लागू कर दिया, और जो फौजी अफसर थे, सामान्य जो एक न्याय व्यवस्था थी उसको समाप्त करके फौजी अफसरों को न्याय के
जो अधिकार थे वो दे दिए कि हमें शांति चाहिए, उपद्रव शांत होने चाहिए, विद्रोह नहीं होने चाहिए, तरीके आप जो मर्जी अपनाएं। तो फौजी जो अफसर थे उन्हीं को सभी प्रकार के मुकदमा, सज़ा सब उनके पास सत्ता सौंप दी। कहने का मतलब यह था कि कानून और मुकदमों की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी थी, कि सामान्य अदालतें वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी, सैनिक जो अधिकारी हैं वही निर्णय लेंगे, वही कानून और जज मुकदमेबाजी सब कुछ वही निपटाएंगे तुरंत मौके पर। यह स्पष्ट कर दिया गया कि विद्रोह की केवल एक ही सज़ा हो सकती है और वह है सजाए मौत, क्योंकि जो विद्रोह कर रहा है उसके पास दया रहम का उसके ऊपर कोई विषय नहीं है, उनको समाप्त करना ही एकमात्र इलाज है। तो यहाँ देखिए एक मैप दिया हुआ है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र। तो जैसे इसमें लाहौर, अम्बाला, सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, ये जो आप राज्य बाउंड्री लाइन का जो एक स्टेट बाउंड्री का जो मैप होता है उसमें आप राज्यों को पहचान करें, राज्यों की पहचान करें, राजधानियों की पहचान करें और फिर उनमें आप इनको प्रैक्टिस करें मैप को भरने की। क्योंकि मैप आपको एग्ज़ाम में हो सकता है कि भाई ये विदाउट बाउंड्री हो, स्टेट बाउंड्री ना हो, तो उसकी प्रैक्टिस आप पहले बाउंड्री वाले मैप में करें, स्टेट बाउंड्री वाले में, ताकि आपको पता लगे उत्तर प्रदेश में कहाँ किस स्थान पर कौन कौन से केंद्र थे, हरियाणा में कौन से थे। ठीक है, ये सारे के सारे आप इन पर ज़रूर अच्छे से गौर करें। जैसे दमदम है, कलकत्ता है, बैरकपुर है, ये तीनों स्थान अलग अलग थे लेकिन कलकत्ता के आसपास ही हैं। इनको आप कलकत्ता के स्थान पर ही अगर शो करते हैं तो कोई इसमें ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाता है, तो प्रैक्टिस आप अवश्य करें। विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे, क्योंकि सभी दिल्ली के महत्व को समझते थे। गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर एक इलाका गांव दर गांव जीतना था। आम देहाती जनता, आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिकों विद्रोह से नहीं है, वे एक ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है, यानी कि आम लोग शामिल हैं। उदाहरण के लिए अवध में फॉर्सिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क, यानी कि 4 में से 3 वयस्क जो एक 18 साल से ऊपर के हैं, पुरुष विद्रोह में शामिल हैं। इस इलाके की लड़ाई लंबी चलेगी और मार्च 1858 में जाकर ही दोबारा अंग्रेज इस पर नियंत्रण कर पाए। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन उनका एकमात्र हथियार यह नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामी काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए भी बड़े जमींदारों का आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। अंग्रेज अब अनेक तरीके अपना रहे थे, जमींदारों को, ताल्लुकदारों को बहकाया कि भाई आपको वापस लौटा देंगे आपकी ज़मीनें। विद्रोह का रास्ता छोड़ने वाले जो जमींदार थे उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था। जो वफादार थे उनको इनाम देना शुरू कर दिया। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी और भूख से दम तोड़ दिया था। तो शेष पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।